अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पेगेट डिजीज़। ठीक है, तो हमारे पास पेगेट डिजीज़ क्या होती है और ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में आती है। ठीक है, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होती है हमारी बॉडी के। ठीक है, तो जितने भी बोन में कोई भी डिजीज़ वगैरह आकर होती है तो हम वो स्टडी करते हैं किस चीज़ में, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग में। ठीक है, या कोई भी ब्रेकिंग वगैरह आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। तो हमने जो AHN2 फोर्थ सेमेस्टर की है वो हमने सीरीज़ में एक एक डिजीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप केम्यू नर्सिंग लेक्चर हम पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल द आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि पैकेट डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, तो पैकेट डिजीज़ की हमारे पास एक कंसेप्ट होती है ना कि जब हमारे आपको पता है कि हमारी बोन को जो है 3 सेल क्या देते हैं, मतलब उसको एक्सेलरेट कराते हैं। तो एक हमारे पास जो है वो ओस्टियोब्लास्ट होती है जो कि हमारे पास बोन फार्मिंग सेल होती है। ठीक है, और जो दूसरा है वो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट होती है। ठीक है, जो बोन डिसॉल्विंग सेल होती है। और एक थर्ड जो है हमारे पास ओस्टियोसाइट्स होती है जो कि मेच्योर बोन होती है, बोन सेल होती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो इस पेगेट डिजीज में ऐसा होता है ना कि जो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होते हैं ना और जो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है, फास्टली करा देती है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो है बोन की जो डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये तो कम हो जाती है लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ये है कि ये ऑब्जेक्टिव खुद पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि वो ये बहुत लेंथी डिजीज़ है। ठीक है, अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है तो इसीलिए तो ये आप खुद पढ़ लें। ये भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस स्लाइड में ही पढ़वाएंगे। ठीक है, तो आते हैं कि व्हाट इज पेगेट डिजीज। ठीक है, तो पेगेट डिजीज ऑफ अ बोन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द सर जेम्स पेगेट इन 1877। ठीक है, तो पेगेट डिजीज हमारे पास जो स्टडी किया था वो हमारे पास जेम पेगेट जो होती है। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्टडी किया था। ठीक है, कि क्या हो रहा है बोन के अंदर। तो 1877 में स्टडी किया था। ठीक है, तो इन्फेक्टेड डिजीज द बोन मेकिंग प्रोसेस, बोन टर्न ओवर बिकम फास्टर इन आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखिए हमारे पास पेगेट डिजीज में ऐसा होता है ना कि जो बोन की फार्मिंग प्रोसेस होती है, जो बोन फार्मिंग प्रोसेस होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली करा देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है जो ओस्टियोब्लास्ट और जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है, तो उस डिजीज तो उसकी वजह से जो है ये पेगेट डिजीज अकर होती है। ठीक है, तो अफेक्टेड एरिया आप बोन फार्म न्यू बोन मटेरियल इन एन एबनॉर्मल वे। देखिए नॉर्मली तो ये प्रोसेस करा देती है और बोन फार्म करा देती है, लेकिन ये जब उस ट्यूबलांस और क्लास एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ना तो ये फिर क्या होती है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, द न्यूली फॉर्म बोन इज थिकर देन नॉर्मल एंड द बोन में बिकम वाइडर। देखिए जो नॉर्मल बोन होती है उससे ये ज़्यादा जो है वो क्या होती है, थिकर होती है। ठीक है, और नॉर्मल बोन की क्या होती है, उससे वाइडर भी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, वीकर होती है। हाउएवर द बोन इज़ नॉट मेड प्रॉपरली एंड इट इज़ वीकर देन नॉर्मल बोन। ठीक है, देखिए हमारे पास नॉर्मल जो बोन की सेल होती है वो इसी तरीके से अच्छी तरीके से पैटर्न में ही होती है। ठीक है, लेकिन जब ये पैकेट डिजीज़ अकर होती है ना तो इसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो पामिंग होती है ना तो वो इसी तरीके से इरेगुलर हो जाए। जब इरेगुलर हो जाती है तो ये कमज़ोर ही होती है। समझ गए स्टूडेंट? तो दिस कैन कॉज डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन particularly in weight bearing bone। ठीक है, such as the leg bone and which may be bent। देखिए हमारे पास पिगेट डिजीज जो ज़्यादातर डिफॉर्मिटी करा देती है ना तो वो क्या हो, जो वेट बेरिंग फॉर एग्जाम्पल हैंड हो गया। ठीक है, या लेग्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जो ज्वाइंट बहुत ज़्यादा बेंड होती है। ठीक है, वर्किंग के दौरान तो ये वो ज्वाइंट को ही इफेक्ट करवा देते हैं। ठीक है,
तो अफेक्टेड बोन इज आल्सो मोर लाइकली टू ब्रेक। देखिए हमारे पास अगर एक नॉर्मल जो है नॉर्मल बोन इसी तरीके से मतलब फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है, ठीक है, ये है, ये नॉर्मली बोन बना हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन जो एबनॉर्मल बोन होती है ना, वो किसी तरीके से होती है, वो ऐसा होता है कि इसी तरीके से होती है। तो इसकी जो ज्वाइंट होती है ना, उस पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रेशर होती है। तो इस प्रेशर की वजह से जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेकिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपली अफेक्टेड एरिया जो हमारे पास होती है, वो हमारे पास पेल्विक होती है, टिबिया होती है, ठीक है, लंबर स्पाइन होती है, स्कल होती है, स्केपुला होती है, ठीक है। तो ये वो रीजन है जो कि मोस्टली इफेक्ट कराते हैं कि कौन सा डिजीज, पैगेट डिजीज, ठीक है। तो ये है स्कल, स्पाइन, पेल्विक, थाई बोन, फीमर, ठीक है। एंड जो क्या होती है कि स्कैन बोन होती है, तिबिया, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि ये कॉमनली जो है इफेक्टेड होती है पैगेट डिजीज से। फिर आते हैं उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो आप हमने पहले भी बताया कि क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट होती है बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। मतलब बोन की जो सेल्स होती है ना, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब इससे मतलब बोन की कैंसर लग जाए, जो ओस्टियोसार्कोमा कहेंगे। तो ओस्टियोसार्कोमा हमारे पास वो डिजीज है जब बोन को कैंसर लग जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से बोन पेन होगी, ठीक है। और फिर आती है कि जो बोन एनलार्जमेंट होगी ना, तो बोन एनलार्जमेंट की वजह से जो है बोनी ओवर ग्रोथ अराउंड नर्व, ठीक है। तो जब बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उस जगह पे जितने भी नर्व्स होती हैं वो डिप्रेस हो जाती है। तो जब वो डिप्रेस होती है तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम बन जाती है ना, तो उसको हम एम्पेंगेटम सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने याद रखना है, ठीक है। तो जो एम्पेंगेडम जो मतलब ये सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये इम्पेगमेंट जो सिंड्रोम होती है, तो ये किस वजह से होती है, जब एबनॉर्मल ग्रोथ बोन की हो जाती है और उसकी वजह से नर्व सफरेस हो जाती है, तो उस जगह पे पेन हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होती है कि जो पीरिओस्टियल जो स्ट्रेचिंग होती है, तो उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो वेट बेरिंग बोन होती है ना, तो उसमें क्या हो जाती है, स्ट्रेच होने की, मतलब क्या है कि ब्रेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो एम्पेयर बोन माइक्रो आर्किटेक्चर एंड माइक्रो फ्रैक्चर, ठीक है। तो उसकी जो साख्त होती है, उसकी जो शेप्स होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो डिफॉर्मिटी की तरफ जाती है, मतलब अपनी नॉर्मल से डिविएट हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आती है कि जो हाइपर विस्कुलरिटी हो जाती है, तो हाइपर विस्कुलरिटी जब हो जाती है ना, तो उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल बन जाती है और ब्लड वेसल में ज़्यादा ब्लड आ जाएंगे, और जॉइंट में ही क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन काज हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। तो ये है हाइपरवेस्कुलरिटी की इफेक्ट। और फिर हाइपरवेस्कुलरिटी की वजह से हाइपरीमीमिया आ जाती है, ठीक है। मतलब सेंसेशन ऑफ वार्म पील उसको पील होंगी, तो उसकी वजह से जो है बोइंग डिफॉर्मिटी वेट बेरिंग बोन जो है, मतलब उसकी जो गेट्स होती है, चलने का जो अंदाज होती है ना, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसकी नॉर्मल बोन से जो है, नॉर्मल बोन इसी तरीके से, और ये जो बोन होती है ये इसी तरीके से होती है, तो नॉर्मल उसकी जो वॉकिंग स्टाइल होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो बैक एंड जॉइंट बोन पेन होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, कि बैकेट डिजीज कौन कौन से और किस सिंड्रोम को इफेक्ट कराते हैं। तो एक सिंड्रोम इसकी नाम आपने याद रखना है, जो एम्पेंगमेंट जो मतलब सिंड्रोम है, ठीक है, ये नीचे, ठीक है। फिर आती है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर पैगेट डिजीज का, ठीक है। तो देखिए इसको, ये भी है इसके पुला की,
ये है नॉर्मल इंसान की जो शेप होती है ना, और ये हमारे पास क्या होती है, ये पिगेट डिजीज वालों की ये गेट्स होती है, ठीक है, शेप्स आर्किटेक्चर होती है। तो ये नॉर्मली से आर्किटेक्चर किया है कि डिवाइडेड हुआ है, समझ गए शुरू। फिर आते हैं कि जो साइंस सिम्टम होती है, तो मोस्ट पीपल हु पिगेट डिजीज ऑफ द बोन एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स, ठीक है। जब कोई भी पर्सन को पिगेट डिजीज हो तो उसको कोई भी सिम्टम वगैरह एक्सपीरियंस नहीं होती। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ पिगेट डिजीज इज इवैल्यूएटेड लेवल ऑफ द अल्कलाइन फॉस्फेट्स, ठीक है, फास्फेटेज। तो ये अल्कलाइन और फास्फेटेज एक हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है लेवर से एंड बाइल से, लेकिन क्या होती है, सब बोन डिजीज खास करा देती है, ठीक है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इसकी वजह से जो है, मतलब, तो ये अल्कलाइन और फास्फेटेज जो होती है, ये एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा करा देती है, ठीक है, और बोन मिनरलाइजेशन ये कराते हैं, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि अल्कलाइन फास्फेटेज क्या करते हैं, बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प देते हैं। जब ज़्यादा बोन मिनरलाइजेशन होगा और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, ठीक है। इन द ब्लड इन द सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेन इन द बोन पेन, ठीक है। इन अदर साइन एंड सिम्टम आर गिवन बिलो, ठीक है। मुख्तलिफ से की जो साइन सिम्टम है वो बिलो है, ठीक है। तो पेल्विक पेगेट डिजीज जो होती है, जब पेल्विक हो जाती है, अब बोन इन द पेल्विक कैन कॉज हिप पेन, ठीक है। तो हिप पेन भी इसी वजह से ही काज होती है। फिर आते हैं अदर साइन सिम्टम, तो स्कल जो है, स्कल में अगर ये पिगी डिजीज अकर होती है तो इन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन इन द स्कल एंड काजिंग हेयरिंग प्रोसेस, हेयरिंग लॉस और हेडेक्स, ठीक है। तो हेडेक्स और हेयरिंग लॉस ये कॉमन कंप्लेन होती है। फिर आते हैं जो स्पाइन होती है ना, जो वर्टिब्रल स्पाइन होती है, if your spine is affected, nerve roots can be become compressed. This can cause pain, tingling and numbness in an arm or leg, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपकी मतलब स्पाइन वगैरह में क्या हो जाती है, अकर होती है, ठीक है, तो ये आपको उस चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करवाते हैं। नमनेस और ये चीज़ें आपकी लेग्स और हैंड में सेंस करा देती हैं, क्योंकि नर्व उसने कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, सेंसेशन आपको फील नहीं होंगे। फिर आते हैं जो लेग्स होती है, तो एज द बोन इज वीकन दे मे बेंड काज यू टू बिकम वो बाउलेज, ठीक है। Enlarge and mishaps bone in your leg can put extra stress on nearby joint, which is called wear and tear arthritis in your knee or hip. अगर आपने मतलब एक पर्सन को क्या हुआ है, पिग डिजीज लेग्स में हुआ है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा वजन उठाते हैं ना, तो उसकी वजह से उसकी जो मसल लेगमेंट्स होती है उसमें वेयर एंड टेयर आ जाती है, मतलब वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आर्थराइटिस के, ठीक है। फिर क्या होती है, जो जॉइंट के एरिया में लेगिमेंट और टेंडान मसल वगैरह होती है, ठीक है। फिर वे वार्म एट द साइट ऑफ द इन्फेक्टेड है, तो आपको पता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या हो जाती है, वहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पिग डिजीज़ तो फिर एबनॉर्मल है, ठीक है, तो इन्फेक्शन वगैरह की चांसेस भी होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होती है, इसलिए वो वार्म होती है, ठीक है, गर्म होती है। फिर क्या है कि काज ऑफ पेडिक डिजीज, ठीक है। तो काजेस हमारे पास की द कॉज ऑफ पेडिक डिजीज अननोन, तो मेनली जो काज होती है वो अननोन है, ठीक है, लेकिन इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और वायरल इन्फेक्शन अर्ली इन लाइफ, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर वगैरह की वजह से ये हो सकती है। तो वायरल पेडिक डिजीज हमारे पास मे बी कॉज बाय द स्लो वायरस इन्फेक्शन जो मायोक्सो वेराइड्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर मेनी ईयर बिफोर सिम्टम्स अपेयर। देखिए ये जब वायरल डिजीज है ये होती है, लेकिन स्लो वायरस इन्फेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन जिसकी जो अपेयरेंस होती है, साइन सिम्टम होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पहले थोड़े थोड़े आपको फील होंगे। तो एसोसिएटेड वायरल इन्फेक्शन इंक्लूड रेस्पिरेटरी जो साइकोनाइल वायरस होती है एंड मीसल्स। तो ये दो वायरस जो है ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि पेगी डिजीज जो वायरल से इफेक्ट होती है, तो ये साइकोनाइल और जो मीसल्स होती है, ठीक है, तो ये दो वायरस से इफेक्ट होती है। हाउएवर रीसेंट स्टडी शोज दैट द मीसल्स वायरस आर क्लोज एसोसिएशन विद पेगी डिजीज। तो मोस्टली जो इफेक्ट होती है, अभी स्टडी हुए हैं ना कि मीसल्स वायरस से ही इफेक्ट होती है, ठीक है।
फिर आते हैं जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो देयर इज अ हेरिडिटी फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पैकेट डिजीज ऑफ द बोन। ठीक है, तो ये हेरिडिटी फैक्टर होती है, मतलब ये आपसे बाय बर्थ आ जाती है माँ बाप से। ठीक है, जो माँ से क्या होती है, ये वगैरह इसकी जीन्स आपको ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जीन कौन-कौन से हैं? 2 जीन हैं हमारे पास। एक हमारे पास जो सीक्वेस्ट्रम्स 1 है, ठीक है? और जो दूसरा है वो हमारे पास रैंक है, ठीक है? तो सीक्वेस्ट्रम जो 1 होती है ना एंड रैंक, इट्स अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम 5। एक हमारे पास 5 क्रोमोसोम पे एंड अनदर इज अ 6 क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विद पैकेट डिजीज ऑफ द बोन। ठीक है, तो दूसरा जो है वो पैकेट डिजीज 6 क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं जो काजेस है, तो अबाउट 40 to 50% of people with the inherited version of the Peggy disease have a mutation in the gene sequestrum। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि 40 से 50% तक जो पीपल होती है इनहेरिटेड लीना, तो ये हमारे पास मोस्टली सेक्वेस्ट्रम 1 जीन से ही इफेक्ट होती है। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। which encoded in protein called the nucleoporin, ठीक है, P62, एंड दैट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग एज फंक्शन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मतलब ओस्टियोक्लास्ट को रेगुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से जो है मोस्टली जो पैकेट डिजीज होती है, तो इस जीन जब हाइपर हो जाती है तो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा होती है तो आपकी बोन कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यही है कि ये आपकी बोन की डिजॉल्विंग कराते हैं। जो कैल्शियम है वो बाहर ब्लड में लेके आते हैं, ठीक है, कमज़ोर कराते हैं आपकी बोन। पैकेट डिजीज आप बोन इज एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन इन द रैंक। ठीक है, तो जब रैंक में म्यूटेशन आ जाती है तो रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ द न्यूक्लियर फैक्टर जो के होती है ना, उसकी नेम से ये है। ठीक है, जो रैंक का एब्रीवेशन है तो रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर, ठीक है, के बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि विच इज टाइप्स 1 membrane protein that is expressed on the surface of osteoclast and involved in their activation upon ligand binding। तो ये रिसेप्टर के साथ क्या होती है, मतलब ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस चीज़ के मेम्ब्रेन में, उस क्लास की मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो उसकी मेम्ब्रेन में क्या होती है, एज अ लाइगन वो आ जाती है ये जीन वगैरह। और जब म्यूटेशन म्यूटेशन ठीक है, जब म्यूटेशन आकर होती है तो एक्टिविटी क्या वो करा देती है, एपेक्ट कराती है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास यही है। तो पैथोफिजियोलॉजी ये है, उसने 3 जो स्टेजेस है उस पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और हर स्टेजेस में अलग अलग कंसेप्ट है, तो आपने इसको देखना है। ठीक है, अगर आपके में नर्सिंग लेक्चर हम पे नहीं हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो 3 पेजेस आप पैकेट डिजीज होती है बीन डिस्क्राइब्स। एक हमारे पास लेटिक है, मिक्स लेटिक एंड प्लास्टिक है, एंड तीसरा जो है वो हमारे पास क्लोरोटिक है। ठीक है, तो लेटिक फेज हमारे पास पैकेट डिजीज बिगिन विद द लेटिक फेज इन विच नॉर्मल बोन इज रीअब्सॉर्ब by osteoclasts that are more numbness and larger and may and have many more nuclei, often 100 the normal osteoclast 5 to 10 nuclei। समझ गए स्टूडेंट? बोन टर्नओवर रेट इंक्रीज टू मोस्ट टू एज मच 20 टाइम नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल जो आपकी उस जो क्लास की न्यूक्लियाई होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है 5 to 10 न्यूक्लियाई वो प्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन जब ये पैकेट डिजीज आकर होती है, और कौन से स्टेज, लेटेंट स्टेज, लेटिक स्टेज। ठीक है, तो मतलब लेटेक स्टेज बिगिनिंग जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियाई मोर देन या उस 100 तक जो है क्या होती है, ये न्यूक्लियाई होती है। तो 20 टाइम मोर जो है ओस्टियो क्लास की जो न्यूक्लियाई है उसकी प्रोडक्शन करा देती है। तो जब न्यूक्लियाई प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उसी तरह आपकी जो बोन होती है उसकी वो है, उसकी वो क्या होती है, वाइडर होती जाती है। ठीक है, फिर आती है कि जो सेकंड पैथोफिजियोलॉजी की जो स्टेज है, ठीक है, पैकेट डिजीज के लिए, तो इट इज करेक्ट मिक्स फेज होती है। ठीक है, तो इट इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन बोन फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमेरियस ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है,
तो इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑल दोज इंक्रीज इन नंबर, द osteoclasts रिमेन मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल, ठीक है। द मॉर्फोलॉजी देखिए, ये पॉइंट आप नोट कराना है। जो पहले लेटेक स्टेज हमने पढ़ा, तो उसमें आपके बोन की जो न्यूक्लियाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी बोन की जो आर्किटेक्चर होती है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये जो मिक्स फेज होती है ना, सेकंड फेज में आपकी नॉर्मल बोन हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है, द न्यूली मेड बोन एबनॉर्मल, ठीक है। हाउएवर विद द कोलेजन फाइबर डिपॉजिट इन द reorganized patients rather than linearly as a normal bone formation। देखिए नॉर्मली जो मतलब ये कोलेजन फाइबर आपकी बोन में डिपॉजिट होती है तो अच्छी तरीके से पैटर्न में होती है, ठीक है। लेकिन इस डिजीज मिक्स पेस की वजह से वो क्या होती है, ये कोलेजन फाइबर जो है आपके बोन में मतलब विदाउट सीक्वेंस क्या होती है, हो जाती है, तो इसकी वजह से ये भी मसला क्रिएट करा देती है, ठीक है। फिर आते हैं कि एज अ ओस्टियोक्लास्टिक and osteoblastic activity of the bone destruction and formation or repeat a high degree of bone turnover अकर। ओस्टियोब्लास्ट जो पेगेट डिजीज होती है, ठीक है, तो उस पेगेट डिजीज में जो ओस्टियोक्लास्ट होती है और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टली होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आते हैं जो थर्ड नंबर स्पेस है वो हमारे पास स्क्लेरोटिक फेज है। तो इन द फाइनल phase of the figure disease, the sclerotic phase, bone formation donated, and the bone that is formed has a disorganized pattern। ओवन, तो ओवन बोन किस बोन को कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज बोन, ठीक है। एंड इज वीकर देन नॉर्मल एडल्ट बोन, ठीक है। ये तो लाजिम बात है कि उसकी जो मतलब स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। दिस ओवन bone pattern allow the bone marrow to be infiltrated by excessive fibrous connective tissue and blood vessels, leading to hypervascular vascular बोन स्टेटस। देखिए जो यूएन बोन होती है ना, तो यूएन बोन मतलब डिसऑर्गेनाइज बोन की जो उसकी बोन मेरो होती है वो क्या होती है, वो बाहर की तरफ पेनेट्रेट करा देती है। तो बाहर की तरफ जब वो पेनेट्रेट करती है तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में अंदर हो जाती है, और उस जगह पे जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है, तो उस आपको तो पता है कि इसमें हाइपरवास्कुलरिटी होती है, मतलब वो सेल की ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है जो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस हम कहते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन। तो उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वगैरह ये चीज़ें आती है, समझ गए स्टूडेंट। तो स्क्लेरोटिक पेज में उसमें क्या होती है, बोन जो है डिसऑर्गेनाइज पैटर्न में अपना शेप इख्तियार कर लेती है, उसको हम ओवन बोन कहेंगे। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। आफ्टर अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम osteoclast एक्टिविटी में डिक्रीज बट एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन कंटिन्यू। some packet of normal appearing lamellar जो bone may replace immature worn bone, but mostly worn bone mean this organized bone is may still form and be therefore it is more prone to fracture bending twisting। देखिए नॉर्मल हमने पहले ये बात की कि ये ना हमारे पास नॉर्मल बोन है, तो इस पे जितना भी फोर्स आप लगाते हैं ना तो एब्जॉर्ब कराते हैं। लेकिन ये जो इसी तरह का बोन है, ये ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बोन होती है ना, और ये हम आपके मतलब ये किसी का पैर होती है ना पेशेंट के, तो ये क्या होती है, जब इस पे प्रेशर लगाती है तो ये चीज़ जो है वो क्या होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है और फिर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, समझ गए स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी। फिर हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर इंक्रीज यूर रिस्क ऑफ पेगेट डिजीज एंड बोन। एज के साथ साथ जो है मतलब ओल्डर देन 40 एज जो होती है मोस्टली पेगेट डिजीज अकर होती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आती है कि जो सेक्स होती है मतलब मेन में ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर कॉमनली अफेक्टेड देन वुमेन बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑफ योर ब्रोन विल बी यूज। देखिए ज़्यादातर जो है वुमेन तो बहुत ज़्यादा सख्त काम तो नहीं करते ना, मेन कराते हैं, तो इसी वजह से उसकी जो ज्वाइन होती है वो अफेक्ट होती है। तो नेशनल जो ओरिजिन है, तो ज़्यादातर जो मतलब पेगेट डिजीज है मोर कॉमन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री इन सेंट्रल जो यूरोपियन इमेरिजन है, ठीक है।
तो इमिग्रेंट जो इट इज़ अनकॉमन इन द स्कैंडिनेवा एंड न्यूयॉर्क डिमांड इन एशियन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि अनकॉमन है इसमें, समझ गए। तो हमारे पास क्या है कि फैमिली हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो इफ़ यू हैव अ क्लोज रिलेटिव हु हैज़ अ पेग डिजीज हु आप बोन, यू आर मच मोर लाइकली टू डेवलप दिस इन द कंडीशन योरसेल्फ। तो अगर फैमिली हिस्ट्री आप देख ले और फैमिली में ये चीज़ आती है कि पेग डिजीज, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको भी हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं जो कम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, तो ये तो हमने रिस्पेक्टर पढ़ा। फिर आती है कि कम्प्लिकेशन, तो बोन की फ्रैक्चर, तो बोन अफेक्टेड पेग डिजीज ब्रेक मोर इजीली एक्स्ट्रा ब्लड वेसल एंड क्रिएट दीज डिफॉर्मिटी बोन डिफॉर्म बोन सो दे ब्लीड मोर ड्यूरिंग रिपेयर सर्जरी। देखिए फ्रैक्चर इसीलिए इजीली होती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल ज़्यादा है। जब वो रिपेयर करते हैं ना, तो उस रिपेयरेशन की टाइम पे जो है ब्लड वेसल ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो इसी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग उसकी चांसेस होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस, तो मिस हैपन बोन कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन नियर बाई ज्वाइंट विच कैन काज ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, एंड डेफनेस। तो ज़्यादातर जो है जॉइंट जो है इफेक्ट होती है किस चीज़ से, इस पेग डिजीज की वजह से, समझिए स्टूडेंट। फिर डेफनेस आ जाती है, ब्लड विजन, ये लॉस ऑफ विजन, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। फिर हमारे पास जो हार्ट फेलियर होती है, तो हार्ट फेलियर इसीलिए ज़्यादा होती है कि पेरिफेरल में आप जब देखें ना कि उसको ज़्यादा, हमने बात की कि हाइपर वेस्कुलराइजेशन होती है, ब्लड वेसल ज़्यादा बन जाती है। तो इस ब्लड वेसल ज़्यादा बनने की वजह से आपकी हार्ट बहुत ज़्यादा हार्डली वर्क करेगा। तो पम्प ब्लड टू द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी इन द पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज, दिस इंक्रीज ओवरलोड कैन लीड टू हार्ट फेलियर। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर अकर होती है, ठीक है। फिर बोन के कैंसर, अगर एक पर्सन को मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि बोन कैंसर अकर इन लेस देन 1% ऑफ पीपल, तो ज़्यादातर जो है पेग डिजीज से कोई भी कैंसर वगैरह अकर नहीं होती, ठीक है। फिर हम जब डायग्नोसिस करते हैं तो एक्सरे में देखते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व बोन इन एक्सपेंडेड इन डेंसर देन नॉर्मल, तो उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये डेंसर है, मतलब उसकी शेप कम्पैक्ट बोन और जो स्पॉन्जी बोन है वो कैसे है। फिर आते हैं कि जो मल्टीपल फ्रैक्चर में भी प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रैक्चर होती है ना, तो ये भी इसकी वजह से इफेक्ट होती है। सीरम कैल्शियम इन फॉस्फेट जो होती है आर नॉर्मल, बट सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज मोरली हाई। तो हमने पहले भी बताया कि जो कैल्शियम लेवल होती है, ठीक है, और फॉस्फेट ये तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, तो इस जब ये ज़्यादा हो जाती है तो ये आज की ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा करा देती है। उसकी वजह से जो है आपकी बोन एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट करा देती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आती है कि जो यूरिनरी हाइड्रोप्रोलीन जो होती है, ठीक है, ऑफ द प्रोलीन हाइड्रोलेशन ऑफ द प्रोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइल, जो हाइड्रोलेज एंजाइम होती है मेजर कंपोनेंट ऑफ द कोलेजन प्रोटीन, इट इज मार्क एलिवेटेड एक्टिव डिजीज। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक मेजर कंपोनेंट है कोलेजन प्रोटीन की। कोलेजन प्रोटीन हमारे पास क्या होती है, बोन बनाते हैं, ठीक है। एक कोलेजन 1 है, एक कोलेजन 2 है। तो कोलेजन 2 जो है हमारे पास कार्टिलेज, और जो कोलेजन 1 हमारे पास बोन बनाती है, समझ गए। तो ये उसमें डिपॉजिट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है डिजीज अकर होती है। मार्कली अब बोन टर्न ओवर इन यूरिन, ठीक है, इन जो प्रोडोलिन होती है, इन डीऑक्सीपाइरोडोनोलिन मेन कंपोनेंट ऑफ द कोलेजन प्रोटीन में रिलीज ड्यूरिंग द बोन डिग्रेडेशन। तो ये चीज़ें जो है बोन से रिलीज होती है और आपकी ब्लड वगैरह में सर्कुलेट होती है और जॉइंट में ये डिपॉजिट होती है, तो उसकी वजह से ये मसला क्रिएट हो जाती है। फिर आती है कि जो बोन स्कैनिंग हम करवाते हैं, तो इज़ अ न्यूक्लियर स्कैनिंग टेस्ट टू फाइंड सर्टेन एबनॉर्मेलिटी इन बोन, ठीक है। तो बोन स्कैन की थ्रू जो है हम जितने भी इंटरनल डिफॉर्मिटी है ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इट इज़ प्राइमरली यूज टू हेल्प डायग्नोसिस नंबर ऑफ द काज कंडीशन रिलेटिंग टू बोन, ठीक है, इंक्लूडिंग, देखिए हम कैंसर देखते हैं, ठीक है, कि वो मेटास्टाइज हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। लोकेशन हम देखते हैं कि उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह आए तो नहीं है। फिर है हम देखते हैं कि डायग्नोसिस हम करवा देती है, मतलब कि एक्सरे में जितने भी मतलब कि
कुछ चीज़ें जो होती है फ्रैक्चर वगैरह दे, अगर वो हम एक्सरे में नहीं दे, बोन स्कैन में नहीं देखते, ठीक है। तो ये हम एक्सरे वगैरह पे करवाते हैं, फिर हम डिटेक्शन क्या कर देते हैं कि आप द डैमेज बोन एंड सर्टन इन्फेक्शन एंड प्रॉब्लम कि नहीं अदर प्रॉब्लम। तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम वगैरह ये चीज़ें हम बोन स्कैनिंग में देखते हैं। तो ये बोन स्कैनिंग, ठीक है, जो रेड कलर के है वो हमारे पास कैंसर होती है, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो भी है। तो ये एक डाइस होती है, ये हम कलेक्ट कर लेते हैं और ये किडनी वगैरह में भी आखिरी जो है वो चले जाती है, ठीक है। तो ऑल बॉडी की जितने भी बोन होती है वो हम स्कैन करते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकली जो मैनेजमेंट होते हैं, तो ओस्टियोपोरोसिस ड्रग जो होती है, तो हमने पहले ओस्टियोपोरोसिस डिजीज में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, H2, ठीक है, 4 सेमेस्टर। तो ये हमारे पास क्या है कि बायोफास्फोनेट होती है। तो बायोफास्फोनेट हमारे पास उस क्लास की जो एक्टिविटी है वो क्या करा देते हैं, मतलब हाइपर करा देते, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है मतलब उस आपकी बोन की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सम बायोफास्फोनेट इज गिवन एज अ ओरल मेडिकेशन व्हाइल अदर इज गिवन इन इंजेक्टेड, ठीक है। कुछ हम ओरली देते हैं, कुछ हम इंजेक्टेबली देते हैं, ठीक है। ओरल बायोफास्फोनेट इज जनरली वेल टॉलरेटेड बट मे इरिटेट योर जीआईटी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होती है कि ये तो ठीक है, लेकिन ओरल हम देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी ये भी ज़्यादा है, और ये बर्दाश्त भी हमारा बॉडी ज़्यादा कर लेती है, लेकिन आपकी जीआईटी जो है वो इरिटेट कराते हैं। तो ये है जो है हमारे पास ड्रग जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, बायोफास्फोनेट, ठीक है। तो थायोड्रोनेट है, इथोड्रोनेट है, एलेंड्रोनेट है, एब्रोनोडेनेट है, और पेमरड्रोनेट है, ठीक है, एंड रेजोनोडोनेट है, एंड जीरोड्रोनेट ड्रोनेटिक एसिड है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि ओस्टियो जो क्लास एक्टिविटी ज़्यादा हुए वो क्या कराते हैं, वो कम कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ही उसकी जो डोजेज वगैरह है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट होती है, तो ये आप पढ़ ले, ठीक है। फिर हम आते हैं कि जो लॉन्ग टर्म बायोफास्फोनेट होने ना थेरेपी हैज़ बीन लिंक्ड टू अ रेयर प्रॉब्लम इन विच द अपर थाई बोन क्रैक बट डज नॉट यूजुअली ब्रेक कम्प्लीटली। देखिए हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग बोन में क्या करते हैं, बायोफास्फोनेट थेरेपी करवाते हैं, इसीलिए कि कोई भी स्मॉल क्रैक वगैरह आ जाते हैं अपर थाई में, ठीक है। तो डज नॉट यूज, अगर हम देखते हैं तो वो मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, तो बास्पोनेट आल्सो मे इंक्रीज द risk of osteonecrosis of the bone jaw, a rare condition in which a section of jawbone die and deteriorated after a tooth एरेक्शन। देखिए हमारे पास आप तो बताए कि जब आप बोन की मतलब जॉ की या टुट की क्या करा देते हैं, एरेक्शन करवा लेते हैं, मतलब निकालते हैं ना, तो उस जगह पे क्या होती है, ऐसा नेक्रोसिस साफ बन जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है हम देते हैं बायोफास्फोनेट, ठीक है, ताकि उसकी क्या देते हैं, जो हमने पहले ड्रग्स पढ़ा, तो ये हम देखते हैं देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जो हमारे पास, इफ यू कैन नॉट टॉलरेटेड बायोफास्फोनेट योर डॉक्टर मे बी डिस्क्राइब कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो है ये हमारे पास इसकी फंक्शन ये है कि ये ब्लड वेसल से जो है कैल्शियम उठा के बोन में डिपॉजिट करा देती है, ठीक है। तो अननेचुरली अकरिंग हार्मोन इन्वॉल्व इन कैल्शियम रेगुलेटिंग एट बोन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो नॉर्मली हार्मोन होती है ना, ये तो रेगुलेट कर लेते हैं ना, ठीक है, लेकिन calcitonin is a drug that is administered to yourself by the injected and spray, ठीक है। तो ये इसके नेसल स्प्रे भी मिलते हैं, और ये हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स में भी नोजिया, फेशियल फ्लशिंग एंड इरिटेशन इन द इंजेक्शन साइट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की नोजिया वगैरह ये चीज़ें जो फ्लशिंग होती है ना, फेशियल, ठीक है, मतलब जो एलर्जिक रिस्पांस होती है, और इसी तरीके से हमारे पास जो इंजेक्टेबल साइड होती है वो ख़राब हो सकती है। तो ये हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकली मैनेजमेंट हम करवाते हैं, तो टू रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑफ complication associated with Paget disease of bone, try these
टिप्स, ठीक है। तो ये टिप्स आपने इख्तियार करना है, तो प्रिवेंट फॉल, ठीक है। तो आपने देखना है कि जो पेग डिजीज पुट योर हाई रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, आस्क योर डॉक्टर टू एडवाइस प्रिवेंटिंग फॉल, ठीक है। तो इसकी बोन की फ्रैक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होती है, तो इसी वजह से आपने उस डॉक्टर को भी कहना है, ठीक है, एज असिस्टेंस। अगर आप उसके साथ चलते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को बताना है कि ये प्रिवेंट करवाना है, ठीक है। मतलब स्लिपरी एरिया वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। ही और शी रिकमेंडेड दैट यूज कैन इन वॉल्कर, ठीक है। मतलब जो व्हील चेयर वगैरह होती है या अमसा वगैरह होती है, ठीक है। टेक मेजर टू फॉल प्रूफ योर होम्स, ठीक है, and remove slippery floor, converging a track away cord, install जो हैंड ड्रिल होती है, इंस्टॉल होती है। तो साइड ड्रिल वगैरह ये चीज़ें, हैंड ड्रिल जो अ, होती है दीवार पे लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लगाना है। फिर आते हैं जो ईंट होती है ना, तो आपने अच्छी तरीके से जो है विटामिन डी वगैरह ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है। ताकि आपकी बोन की जो होती है कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाए। फिर आपने एक एक्सरसाइज रेगुलरली करवाना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज की वजह से जो है आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी होती है और बोन स्ट्रेंथ होती है, वो ज़्यादा करा देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को स्टार्ट करवाना है, और जो एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपने क्या कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। फिर आते हैं कि जो होम की रेमिडीज होती है ना पेग डिजीज के लिए, तो इनटेक ऑफ विटामिन डी रिच फूड हेल्प प्रिवेंटिंग एंड मेंटेनिंग पेग डिजीज, ठीक है। Light exercise such as the yoga and flexibility practice are beneficial in preventing peg disease, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन भी लेना है और उसके साथ एक्सरसाइज भी करना है, फिर आपको कोई भी मतलब पेगेट वगैरह डिजीज की चांसेस नहीं होंगी, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पैकेट डिजीज, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कर लें कि सुबह के टाइम जो है 9 ओ क्लाक से लेके 10 ओ क्लाक एक क्या करना, सन को आपने अपने आप को एक्सपोज करना है, ठीक है, ताकि विटामिन डी की एक्टिव प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, मतलब एक्टिव हो जाए। अवॉइड एनी एंड ऑल हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है, ज़्यादा एक्टिविटी आप नहीं करवाना है, ठीक है, जो पे डिजीज़ वाले पेशेंट होती है। इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड इन रिच इन कैल्शियम, वेट लॉस हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन बोन एंड जॉइंट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स होती है, होम रेमेडीज़ होती है, आपने इख्तियार करना है। फिर हमारे पास जो सर्जिकली मैनेजमेंट हम करवाते हैं, तो इन रेयर केसेस यू मे रिक्वायर सर्जरी, ठीक है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन वगैरह से हो जाए, लेकिन जब नहीं हो रहा तो फिर हम हैप फ्रैक्चर हील करवाएं, ठीक है। एंड रिप्लेस जॉइंट डैमेज बाय द सीवियर आर्थराइटिस, अगर सीवियर आर्थराइटिस हो तो फिर हम उसको ये मैनेजमेंट वगैरह सर्जिकली करवाते हैं। फिर रिलायंट जो डिफॉर्म होती है बोन्स की, ठीक है, तो रिड्यूस जो एक्टिविटी होती है, रिड्यूस फ्रैक्चर प्रेशर ऑन नर्व, ठीक है। तो फिर आते हैं कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, तो एक्यूट पेन होती है, पर्सन हो उसकी जो रिलेटेड टू बोन फ्रैक्चर एंड पेग डिजीज, एम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, ठीक है, एंड एग्जाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो ये चीज़ें आपने नर्सिंग डायग्नोसिस आपने लाजिम जो है अपने आप को समझना है, ठीक है, कि मतलब रिस्क पर इन्फेक्शन है, लेकिन उसकी क्या होती है, ये किस वजह से है, क्योंकि उसने सर्जिकली प्रोसीजर किए हुए हैं। फिर आते हैं कि जो सर्जिकली रिस्क पर जीआईटी अल्सर रिलेटेड टू अफेक्टेड आप द प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है। तो जीआईटी उसने क्या हुआ कि इरिटेट किया हुआ है, क्यों, वजह क्या, वजह ये है कि उसने मेडिकेशन ली है, ठीक है। वो जो बॉडी मिस जो डिसफिगरमेंट होती है ना रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने तो एडमिनिस्ट्रेशन द प्रेस्क्राइब पेन किलर फॉर एग्जांपल जो डाइक्लोफेनिक पोटाशियम होती है ना, तो ये पेन के लिए हम देते हैं, ठीक है। तो इंटरवेंशन हम इसलिए करवाएंगे ताकि उस पेशेंट की जो है वो उस पर फिजिकली वो अप्लाई हो जाए और उसकी उसमें जो है अपनी खुददारियत आ जाए, ठीक है। अप्लाई प्रॉपर मूवमेंट टेक्निक्स टू अवॉइड स्पॉल्स, ठीक है। तो
मुकम्मल आपने जो है वो क्या करना है, टेक्निक्स वगैरह प्रोवाइड करना ताकि उसकी पाल वगैरह प्रिवेंट हो जाए। माइंड डाइवर्जन थेरेपी ये है कि आपने उसको काउंसल करवाना है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो यूज़ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स गिव प्रॉपर हाइजीन केयर, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आपने यूज़ करना है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर करवाते हैं, और आपने जो है गिव प्रॉपर हाइजीन केयर देना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप कम्युनिटी से नीचे रहमत के नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।